Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 24, 2024. बड़ा यूनिक सा दिन नहीं है आज, September 24, 2024 और दिन है आपका ट्यूसडे। पर हेडलाइन शुरू करने से पहले आप लोगों का जोश कैसा है? बहुत ही ज्यादा चरम पे होगा और होना भी चाहिए। फाइनली जिसका इंतजार था, वो मेहमान था, वो आ चुका है। पहले भी हमने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन वैकेंसी आने के बाद तो अलग ही लेवल का जोश होगा और होना भी चाहिए। पहले भी हमने आपसे कहा था कि 2000 के अराउंड वैकेंसी आएगी और 1957 की वैकेंसी आई है। इतनी सोच नहीं सकते, हिस्ट्री में नहीं आई कभी। और एक नेशन की बात नहीं है, कोई सेंट्रल पेपर है भी नहीं, ये स्टेट का पेपर है, उसमें इतनी वैकेंसी। ये आपके लिए एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है ही है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस बार तो कैश कर ही लो, कर लो। थोड़ी सी मेहनत करनी है। जो चीज आप कर रहे हो, 3 आर, मतलब पढ़ाती तो मैं रहूंगी आप लोगों को, लेकिन आज थोड़ी बातें करते हैं। 3 आर करो, पेपर बड़े प्यार से निकलेगा। रिवाइज करो, ठीक है, रीड करो। रीड नई चीज नहीं करनी है, जो चीज में आपको लग रहा है ना अभी भी थोड़ा थोड़ा कुछ रह रहा, वो उसको रिवाइज करो और फिर जो है वो उसको रिकैप करो। रिकैप क्या है और रिवाइज और रिकैप में क्या अंतर है? रिवाइज हो गया जब आपने कोई चीज निकाली, पुराना पढ़ा था वो। रिकैप करना इज एक्टिव रिकॉल, ठीक है, एक्टिव रिकॉल। जैसे अभी आज कुछ पढ़ लिया, मान लो मैंने आपको पॉक्सो बताया, पॉक्सो के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये चीजें बोल दिया मैंने। मान लो कि पॉक्सो जो है वो पॉक्सो एक्ट के थ्रू आया था। कब ये एक्ट आया था? तो 2012 में आया था। कौन सी मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या इसका इंटेंशन था? तो बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाना। ये सारी चीजें पढ़ ली मान लो। अब 2012 में एक्ट आया, यानी स्टैट्यूटरी है ये। तो अब कल को रिकैप कर रहे हो तो एक्टिव रिकॉल करो। अच्छा, कैसे आया था पॉक्सो? अच्छा, पॉक्सो एक्ट था, कौन से साल में आया था? 2012 में आया था। इंटेंशन क्या था? ये था इसका। ये क्या है? ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें कोई लड़का लड़की नहीं बोलते, एक्ट चाइल्ड बोलता है कोई भी, ऐसे करके। अब क्या होगा ना, एक्टिव रिकॉल करोगे। पढ़ लिया तो वो तो भूल ही जाओगे ना कुछ टाइम बाद, लेकिन अगर आपने इसको एक्टिव रिकॉल किया, मतलब 3 आर करो, ठीक है। और इसमें एक और चीज ऐड करूंगी, ये 3 आर प्लस पी। पी क्या है पता है आपको? पी है यहाँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्या प्रैक्टिस करना जरूरी है? प्रैक्टिस करना जरूरी है थ्रू क्वेश्चंस। रिवाइज करो, क्वेश्चन बनाओ, रिवाइज करो, क्वेश्चन बनाओ, कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। और जोश तो होगा ही होगा। अभी तो समय कितना बचा है, जोश नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यही थोड़ी सी बातें करनी थी। और मुझे पता है आप सब लगे हुए हैं और आप सब के सब अपना सिलेक्शन लीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। चलिए तो अब शुरू करते हैं। देखो, पहली न्यूज ये है, व्यूइंग चाइल्ड पॉर्न पनिशेबल अंडर पॉक्सो आईटी लॉ से सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अंदर बात करेंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसको पनिशेबल करने की बात है अंडर पॉक्सो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। दूसरी न्यूज ये है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अभी जो हमारे मोदी जी है ना, वो गए थे यूनाइटेड नेशन की समिट में, जिसका नाम था समिट ऑफ द फ्यूचर, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ। वहां पे जो है मोदी जी ने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि सक्सेस जो ह्यूमैनिटी की है ना, वो किस पे लाई करती है? तो वो लाई करती है कलेक्टिव स्ट्रेंथ में, नॉट इन द बैटलफील्ड। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसीलिए क्योंकि देखो, आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हो। अब आपका प्री निकल जाएगा बीपीएससी का, तो मेंस दोगे ना, तो उसमें ये कोट कर देना। बड़ा प्यारा सा लाइन है कि ह्यूमैनिटी का सक्सेस तभी मिलेगा जब हम साथ मिलेंगे, लड़ के नहीं। तो ये थोड़ा एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह से एक इंडिकेशन है। जो अभी वॉर हो रहा है ना, यूक्रेन रशिया इजराइल पैलेस्टीन की, वॉर करने की जरूरत नहीं है। अगर बढ़ाना है तो साथ लेकर आओ। उसके अलावा इन्होंने कौन कौन से टॉपिक पे बात की वहां? तो साइबर, मरीन और साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में। मैरी टाइम मतलब जो मरीन में हमारा चीज चलता है, चाहे वो मरीन ट्रेड हो, चाहे मरीन सिक्योरिटी की बात हो, और स्पेस की बात की, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक नया थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म। टेररिज्म के अलावा और कौन सी थ्रेट है? तो साइबर थ्रेट है, मैरीटाइम थ्रेट है, स्पेस का भी थ्रेट है, ठीक है। उन्होंने बोला नेशनल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी बना के रखना है इंडिया के बिहाफ पे। इंडिया क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। कितने लोग हैं? 1.4 बिलियन इंडियन। मोदी जी ने बोला हम आपको ग्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें पता चल गई। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 1.4 बिलियन इंडियंस है, ठीक है। इसी के बारे में इन्होंने वहां पे बात किया। उन्होंने बोला कि इंडिया प्रायोरिटाइज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इंडिया ह्यूमन वेलफेयर बढ़ाना चाहता है और इंडिया फूड और हेल्थ सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहता है। और ये भी कहा उन्होंने कि हम लोग
150 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर लेकर आए हैं। तो हमने इससे ये बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सक्सेसफुल होता है। और ग्लोबल साउथ, जब भी मोदी जी कहीं जाते हैं ना, कुछ भी ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन होता है तो ग्लोबल साउथ टर्म बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ की बात कर, ये एक टर्म है, ठीक है। ग्लोबल साउथ आपका एक टर्म है जिसमें वो कंट्रीज आती हैं जो 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 ना थोड़ी सी कम इकोनॉमिकली डेवलप्ड है और हिस्टोरिकली उन्होंने कहीं ना कहीं किसी कॉलोनियल रूल के अंदर रहे थे, ठीक है, किसी कॉलोनी बनकर वो रहे थे। जिसमें क्या आ गया आपका, अफ्रीका आ गया, एशिया आ गया, लैटिन अमेरिका आ गया और ओशिनिया आ गया। ओशिनिया क्या हुआ आपका, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ठीक है। तो इनको ग्लोबल साउथ कहते हैं और इंडिया हमेशा ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है क्योंकि हम भी तो ग्लोबल साउथ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। यहाँ पे पीएम मोदी जो है वो पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उससे भी मिले हैं। तो ये चीजें ना बहुत एक अलग ही मैसेज क्रिएट करती है कि हम मिल रहे हैं, तो हम अपना दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा स्टांस न्यूट्रल है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि लापता लेडीज, अभी एक मूवी आई थी, बड़ी अच्छी मूवी थी, बहुत ही आज के जमाने में ऐसी मूवीज की जरूरत है। एकदम अच्छी स्टोरी, अच्छा नरेशन और एट द सेम टाइम एकदम पिन पॉइंट और एकदम सादगी वाली मूवी थी। आप लोग जब पेपर दे लो और एकदम सक्सेसफुल हो जाओ, ये सारी चीजें जरूर देखना। तो लापता लेडी इंडिया की ऑस्कर की एंट्री के तौर पे भेजा जाता है, कोई मूवी को भेजा जाता है कि हाँ हम ऑस्कर में इस मूवी को भेजा है, तो लापता लेडी गई है। अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता हम जीत भी जाएं। तो ये सारी तो कुछ आपकी हेडलाइंस थी। अब चलिए डिटेल में देखते हैं न्यूज। चलिए, तो पहली न्यूज जिसको हम फ्रंट लाइन पे पेज पे थी वो ये थी कि एक रूलिंग के अंदर एक नया बेंचमार्क फॉर एक्शन इज pornography case. The Supreme Court Monday held that viewing, possessing, and not reporting possession of any child pornographic material will constitute offense under the Stringent Protection of Children from Sexual Offences Act and the ITI Act, even if this is not disseminated further. I'm so sorry. We are of considered view that wherever a person indulges in any activity such as viewing, disturbing, or distributing or displaying etc. pertaining to any child pornography material without actually possessing or storing it in any device would still tantamount to possession in terms of section 15 of POCSO Act if exercised. अब ये जो पूरी चीज थी इसका जिस्ट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपके सामने पढ़ दिया। देखो, पॉक्सो एक्ट के अंदर पहले क्या था ना कि अगर आपके किसी के पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, वो उसको आसपास शेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो एक क्राइम आ जाता था पॉक्सो के अंदर। लेकिन अगर किसी ने स्टोर करके रखा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो उस टाइम क्राइम नहीं होता था, उस पर स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं होता था क्योंकि लोग सोचते थे कि उसने डेसिमिनेट नहीं किया ना, उसने शेयर नहीं किया, उसने अपने पास ही रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में साफ साफ कह दिया कि अगर किसी इंसान के पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिलती है, कोई भी मटेरियल उसके पास मिलता है और वो रिपोर्ट नहीं करे, ठीक है, कि मेरे पास ये मटेरियल है, चाहे वो आसपास शेयर भी ना करे, तो भी वो बहुत बड़ा ऑफेंस होगा पॉक्सो एक्ट के अंदर, जो कि 2012 में आया था। और उन्होंने बोला कि डिस्प्ले करना कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल किसी भी डिवाइस में, वो अगर आपने शेयर किया चाहे नहीं किया हो, अगर उसके अंदर वो है किसी भी फॉर्म में है, पिक्चर के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, तो वो टैंटमाउंट मतलब इक्वल है टू पोजेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट। सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट के अंदर पनिशेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, व्यूइंग एज वेल एज स्टोरिंग इवन इफ यू डोंट शेयर इट। थोड़ा पॉक्सो के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है, पर फिर भी मैं एक बार और वापस से बता देती हूँ। पॉक्सो एक्ट कब आया है, 2012 में आया है। ये किस चीज के लिए, तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जो किसी चाइल्ड के लिए हो, ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। इसके अंदर इट्स नॉट ओनली गर्ल एज वेल एज बॉय, कोई भी जो 18 साल से अंदर है उसको क्या कहा जाता है, चाइल्ड कहा जाता है, एंड दैट चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड अंडर द पॉक्सो एक्ट। और पॉक्सो एक्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं पॉक्सो के बारे में। और जैसे पॉक्सो को अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं और हमने डिस्कस भी किया, मैंने ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन अभी इस पॉइंट पे इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी प्रीलिम्स काफी नजदीक है। तो अब सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि क्या आपके प्रीलिम्स में आएगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो गया प्रीलिम के लिए, सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट, ठीक है, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से डील करता है। ओके, और ये पॉक्सो एक्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो पॉक्सो एक्ट जो है वो विमेन और चाइल्ड वाली जो मिनिस्ट्री है
वो ये सारी चीजें देखती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली कि सिर्फ पॉक्सो ही नहीं, आईटी एक्ट के अंदर भी वो एक क्राइम है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आपको पता ही है अभी कहाँ गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में गए थे। उसके साइडलाइन में वो किससे मिले, तो उसकी साइडलाइन में वो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वो एक्सप्रेस करते हैं डीप कंसर्न, क्योंकि अभी जो गाजा में चीज चल रही है वो एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है कि नहीं। वहां पे बच्चे, चाहे औरतें और बच्चे, इनको मर्सीलेसली मारा जा रहा है। इस पे मैंने परसों ही आपके लिए एक आर्टिकल लिया था जिसमें मैंने बोला था कि वॉर में अगर आप किसी बच्चे को या रिटेलिएट करते हो, मान लो मेरे ऊपर किसी ने कोई हमला किया, मैं रिटेलिएट कर रही हूँ, तो मैं उस पर रिटेलिएट करूँ ना जिसने मुझ पे हमला किया, उसके निर्दोष बच्चे और बीवी पे हमला करके क्या फायदा। लेकिन आजकल यही चल रहा है, इजराइल ने यही किया गाजा के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ये यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर ये मिले थे संडे को, ठीक है। और इंडिया ने एब्सटेन किया था एट द यूएन, हाँ अभी इंडिया ने यूएन जनरल असेंबली की जो मीट हुई थी उसमें एब्सटेन कर दिया था, जिसमें डिमांड क्या थी कि इजराइल ब्रिंग टू एन एंड विदाउट डिले, जिसमें इजराइल से बोला गया था कि वो एंड करे ये जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, और इसके बारे में बोला गया था, लेकिन हमने एब्सटेन कर दिया था। जनरल असेंबली में कितने मेंबर है, 193, और 193 मेंबर्स है, और ये रेजोल्यूशन होना था जिसमें 124 नेशन ने फेवर में रेजोल्यूशन पास की, 14 अगेंस्ट में थे, और 43 ने एब्सटेंटेशन किया, मतलब एब्सटेंटेशन मतलब एब्सेंट हो गए, गए ही नहीं उस मीटिंग में। उसमें इंडिया के अलावा कौन सी कंट्रीज थी, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और यूके, ठीक है। ये सारे जो थे उन्होंने एब्सटेन कर दिया, उन्होंने बोला हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन होने वाला था जिसमें इजराइल को बोला गया था कि एंड लाओ, ठीक है, टू एन एंड विदाउट डिले इट्स अनलॉफुल प्रेजेंस इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी विद इन 12 मंथ, मतलब 12 महीने के अंदर जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है उस पे कोई भी जो इजराइल के लोग हैं उनको बोला कि वहां से चले जाओ, लेकिन वही इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। अब इंडिया वहां गया तो नहीं, लेकिन वो मिलकर आए, किससे, तो वो मिलकर आए पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट से। तो ये भी बहुत बड़ा एक खुद में स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है, कि हमारा स्टांस क्या है, हम क्या सोचते हैं। इंडिया ने और क्या क्या चीजें बोली, तो इंडिया एक पीसफुल और लास्टिक रेजोल्यूशन चाहता है पैलेस्टीन इशू के लिए। उसके अलावा इन्होंने ये बोला कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है, जब भी आपके प्रीलिम्स के लिए अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, जब भी एग्जाम में आए कि व्हाट इज रिलेटेड टू द टू स्टेट सोल्यूशन, वो हमेशा इजराइल पैलेस्टीन के लिए आता है कि दो स्टेट में बांट दो इजराइल और पैलेस्टीन को। तो टू स्टेट सोल्यूशन इंडिया हमेशा से यही बोलता आ रहा है कि डिवाइड कर दो पैलेस्टीन को इजराइल से। तो आज भी इंडिया टू स्टेट सोल्यूशन के ही फेवर में, इसके बारे में वापस से उन्होंने बोला मोदी जी ने। उसके बाद अलावा जो यूएन ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है ना, उन्होंने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन गाजा ने एस्टिमेट करके बताया कि अभी तक 41,226 पैलेस्टीनियंस मर चुके हैं और 95,413 इंजर्ड हैं। इतने लोग मरे हैं अभी तक इजराइल पैलेस्टीन वॉर में, तो ये बहुत ह्यूज नंबर होता है, ठीक है। उसके अलावा मोदी जी ने किससे बात की, तो महमूद अब्बास से, ठीक है। उन्होंने अब्बास जी से अक्टूबर लास्ट ईयर में भी बात किया था, जहां पे उन्होंने कॉन्डोलेंसेस जताई थी सिविलियन लॉस के लिए, ठीक है। और उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि इंडिया अपना लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल जो इजराइल पैलेस्टीन इशू पे है उसी पे खड़ा है, जो कि क्या है, टू स्टेट सोल्यूशन, ठीक है। तो आज भी इंडिया वहीं पे है। इसके अलावा मोदी जी जो है अभी गए हुए कहाँ पे, तो आपको तो पता ही है, यूएन जनरल असेंबली में गए थे मीट में। उसके अलावा मोदी जी ने कुछ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, कौन, केपी ओली शर्मा, उनके साथ भी बातें की, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के साथ न्यूयॉर्क में। जब भी इस तरह का यूएन जनरल असेंबली का मीट वगैरह होता है ना, तो मौका मिल जाता है बायलेटरल मीटिंग्स का, साइड लाइन पे जाके, मैंने आपको बताया था साइड में जाके बात कर पाते। इससे क्या होता है ना, दो कंट्री के बीच के रिश्ते सुधरते हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते। जो दो लीडर्स है उन्होंने डिस्कस किया मैटर ऑन द म्यूचुअल इंटरेस्ट। जैसे कि आपको पता ही है नेपाल और इंडिया का क्या रिलेशन है, नेपाल और इंडिया का काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, क्योंकि और बिहार और नेपाल का क्या है, तो बेटी रोटी का नाता बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा अगर हमने ये देखा तो प्रीलिम्स के लिए यूएन के बारे में देख लेते, तो यूएन का फाउंड हुआ था 1945 में। टोटल कितने मेंबर्स है यूएन में, 193। यूएन जो है उसका फ्रंट रनर कौन है, देखो यूएन के बनने से पहले ही 1919 के दौरान जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो लीग ऑफ नेशन की बात की गई थी। इस लीग ऑफ नेशन को हटाकर, मतलब हटा के क्या, इसकी जगह
हुआ, फिर यूनाइटेड नेशन बनता है। यूनाइटेड नेशन का एम क्या है? तो पीस और प्रोस्पेरिटी बना के रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि यूनाइटेड नेशन में 6 मेन ऑर्गन्स हैं। ये 6 मेन ऑर्गन्स कौन से हैं? तो एक होता है इसका जनरल असेंबली, एक होता है जनरल असेंबली, दूसरा होता है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा होता है इकोसॉक, इकोसॉक होता है, ठीक है। उसके अलावा होती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरी। जो इकोसॉक है वो हुआ आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये जो जनरल असेंबली है ना, ये पूरा डिसीजन और डेलिब्रेशन लेता है। इसी के मीटिंग में अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे गए हुए हैं, ठीक। 1945 में यूएन बनता है। यूएन जब फाउंड हुआ तो कौन सी ट्रीटी से? तो उसकी एक फाउंडेशन ट्रीटी थी यूएन की, जिसको यूएन चार्टर बोलते हैं। ये 1945 में ही साइन हुआ था। इसके बाद यूएन जो है वो आ गया था पूरी तरह से, ठीक। ये सारी कुछ चीजें हैं यूएन के बारे में। अभी आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो 6 ऑर्गन्स है यूएन के, इन 6 ऑर्गन में से एक डिफंक्ट हो चुका है। डिफंक्ट का मतलब होता है कि वो अब फंक्शनल नहीं है, उसमें कोई काम नहीं होता। तो वो कौन सा है जो डिफंक्ट हो चुका है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये आपको पता ही है कि अब इतने नजदीक आ चुके हैं एग्जाम, तो अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे फोकस करना चाहिए, जिसके लिए हमारी किताब है जो आपकी मदद करेगी। और करंट अफेयर वगैरह भी अब रिवाइज करते रहिए। चलिए, नेक्स्ट न्यूज ये है कि आपको पता है श्रीलंका में अभी कौन जीत गए? तो श्रीलंका में एक लेफ्टिस्ट नेता जीत चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं मालदीव से मैच कर रही है। मालदीव में जब मोइजू जी जीते थे तो वो भी लेफ्ट आइडियोलॉजी के ही थे। तो इस पे ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल ने क्या बोला कि इस तरह के चेंजेस जो हो रही हैं डिप्लोमेटिक नेशन में, तो इंडिया को अपना जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उस पर वापस कोशिश करने की जरूरत है, वापस उस पर जाने की। पाकिस्तान में अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ गया है। नेपाल में अभी भी गवर्नमेंट जो है वो लिम्बो में है। लिम्बो का मतलब होता है अधर में है, ठीक है। केपी ओली जी आ चुके हैं। उसके अलावा अगर बोला जाए तो बांग्लादेश में आपको पता ही है क्या हुआ। शेख हसीना जी को हटा दिया गया, आउट कर दिया गया, वो भाग गई। उनको भागना पड़ा अपने देश से, फिर इंडिया में आके रिफ्यूज लिया। अब एक नई चीज हमारे सिर पे आ खड़ी हुई है, वो क्या है? तो श्रीलंका के इलेक्शंस का रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये जो श्रीलंका का रिजल्ट आया है, इसमें आपको पता चला कि एक नए नेता उभर के आए हैं। इनकी आपकी पार्टी का कल ही मैंने बात किया था कि ये जेवीपी पार्टी के हैं, जो कि एक लेफ्ट विंग रेडिकल पार्टी है। तो ये बहुत अलग चीज हो जाती है जब लेफ्ट विंग के लोग आते हैं ना, उनकी अपनी अपनी चेंजेस होती हैं, अपनी अपनी नीड्स होती हैं। जैसे कल बताया था मैंने कि ये 13th अमेंडमेंट में इतना बिलीव नहीं करते हैं। ये जो है वो इतना इसमें भी बिलीव नहीं करते कि जो तमिलियंस है उनको उनके राइट्स मिले। तो ये थोड़ा इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनका प्रो चाइना स्टांस भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस वजह से अगर वापस से लेफ्ट विंग आती है ना, तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट मूवमेंट वापस आ जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि 1971 के टाइम जो सिविल वॉर्स हुए थे वो उसके फ्लैशबैक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये अल्ट्रा नेशनलिज्म कभी भी अच्छा नहीं होता है इंडिया के लिए, ठीक है। वो हमेशा डायरेक्टेड होता है अगेंस्ट इंडिया। इसीलिए इंडिया को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे वापस से फोकस करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इंडिया और श्रीलंका के बहुत ज्यादा रिलेशंस है, बहुत सारी चीजों में रिलेशंस है। वो फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी अभी जो चल रहा है इस श्रीलंका का, वो ऑलरेडी उसको अपना ठीक करना है। तो उसको तो इंडिया की नीड है, इंडिया को भी उसकी नीड है। अगर देखा जाए तो इंडिया का एक अडानी ग्रुप है जो नदन श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, तो वो थ्रेटन हो जाएगा। उसके अलावा एक कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट भी है कोलंबो में हमारा, ठीक है, जो कि जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट यूएस से मिल रहा था, वो भी जोपार्डी में चला जाएगा। जोपार्डी मतलब होता है खतरे में चला जाएगा। तो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल और इकोनॉमिक डिसरप्शन अपने सदर्न पेरिफेरी में। सदर्न पेरिफेरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका जो हमारे साउथ में है, तो सदर्न पेरिफेरी हो गया। तो सदर्न पेरिफेरी में हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को अभी अपने नेबरहुड को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है ना, ये भी चेंज होने की जरूरत है। मोदी गवर्नमेंट ने पहले ही देखा जाए तो अपना एक बोला जाए तो जो हमारे रिलेशंस थे ना शेख हसीना जी के साथ, उसको इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि मोदी जी हैज ऑलरेडी चार्ज विद पुटिंग ऑल हिज एग्स इन हसीनाज बास्केट इन बांग्लादेश। इसका मतलब उन्होंने सारे रिलेशंस हसीना जी के ही कंधे पे डाल दिए थे। अब वो चली गई है तो हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अब ये चीज जो है
जब दिसेनाइके जी जीत चुके हैं तो दिसेनाइके जी का कहना है कि वो इम्पोर्टेंस समझते हैं इंडिया की श्रीलंका के लिए, और उनको पता अगर इंडिया नहीं होगा तो श्रीलंका की वापस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उन्होंने अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया कि वो अपने चाइना के साथ कैसे रिलेशंस रखेंगे और चाइना और इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस रखेंगे। तो एक इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो एक अच्छा बैलेंस बना के रखेंगे श्रीलंका और चाइना के बारे में, बट हम ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि कैसा चल रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को एक जो ये आर्टिकल है ओवरऑल इसका जिस्ट यही है कि हम लोगों को ये साउथ एशिया पॉलिसी पे वापस से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, साउथ एशिया की हमारी पॉलिसी। तो ये सारी कुछ चीजें थी, और जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि ग्लोबल साउथ को लेकर इंडिया जो है वो हमेशा आवाज उठाता है, और ग्लोबल साउथ में आपका श्रीलंका भी आता है क्योंकि पूरा एशिया आ जाता है। तो ग्लोबल साउथ को हम लोग को बना के रखना है। तो इससे कैसे बन के रहेगा, जब हम अपने नेबरहुड पर पूरी तरह से एक पकड़ रख सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी न्यूज ये है मेडल स्वीप। अभी ओलंपियाड चल रहे थे, कहाँ पे, बुदापेस्ट में। कौन सा ओलंपियाड था, तो चेस ओलंपियाड। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडियन टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और कहा जा रहा है कि ये गोल्डन जनरेशन ऑफ चेस इंडिया में आने वाला है। और सिर्फ इंडियन चेस टीम ने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीते, विमेन का भी जो इवेंट हुआ ना, वहां पे भी 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स इंक्लूड करके देखा जा सकता है। और विमेन सेक्शन में ये 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल बहुत ज्यादा होता है। गुकेश डी, अर्जुन एरिगासी, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल, इन सब ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। विमेन टीम काफी अच्छा परफॉर्म की है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया में चेस को लेके बहुत ही अबंडेंट टैलेंट है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है। ठीक है, जिसको डेवलप करने की जरूरत है। और ये जो एक रीजन है बिहाइंड इस चेस बूम इज टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। चेस इंजिन्स के वजह से, सॉफ्टवेयर के वजह से, गुड कोचिंग्स के वजह से ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है कि लोग जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बैठे हैं वो भी चेस को प्रैक्टिस कर पाते। इसी वजह से प्लेयर जो कि दिव्या देशमुख नागपुर की और अर्जुन एरिगेसी वारंगल के हैं, वो क्वालिफाई कर पाए बहुत जल्दी। टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की प्रज्ञनंदा को भी, जब वो रशियन मास्टर पीटर स्वेल्डर और के साथ खेल रहे थे, या फिर गुकेश को ट्रेन करने के लिए जब वो पोलैंड के ग्रेगर गैजवेस्की के साथ खेल रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको अब्रॉड नहीं जाना पड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, उन्होंने टेक्नोलॉजी की वजह से वहीं पर खेल लिया। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें इस जनरेशन की चेस एक्सपर्टीज बढ़ने के पीछे, वो ये है कि ये लोग बहुत यंग एज से चेस खेल रहे हैं। अगर गुकेश की बात की जाए या दूसरे की, या फिर अर्जुन की या वैशाली की, तो ये लोग बहुत यंग एज से चेस में लगे हुए हैं। इसलिए पहले के जो ग्रैंड मास्टर्स थे जैसे कि आरबी रमेश, ये सारे इतने यंग एज से नहीं खेलते थे, बट अभी काफी यंग एज से ये लोग खेल रहे हैं। ठीक है, और पेरेंट्स भी आज ज्यादा विलिंग हो गए अपने बच्चों को चेस खेलने देने के लिए। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत स्पॉन्सर करती है, बहुत पैसे देती है इन लोगों को। स्कूल में इवेंट्स होते हैं जो इनको हेल्प करती हैं ये सीखने में कि हाँ मेरे अंदर ये चेस का टैलेंट है। ठीक है, तो ये जो सक्सेस स्टोरी इस ओलंपियाड से निकल के आ रही है इस साल की, वो तो पहले बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, काफी अच्छी ये मतलब रिजल्ट है। 17 साल के गुकेश जो है वो वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस प्लेयर बन गए हैं टू क्वालिफाई द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड द नॉर्वे चेस और द वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट, जहां पे अर्जुन एरिगेसी को अब रियल नाउ ओन्स अ रियल स्टेट इन द वर्ल्ड टॉप 5 स्पॉट। ठीक है, तो ये ईयर जो है वो गुकेश के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर गए हैं और नॉर्वे चेस में, और अर्जुन एरिगासी का भी आपने देख लिया। तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया में चेस का एक रेवोल्यूशन वापस से आ चुका है। नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो डेंगू केसेस काफी बढ़ गए हैं इस साल। तो देखो, डेंगू की बात अगर हम लोग करें तो डेंगू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी डब्ल्यूएचओ के डेटा के हिसाब से डेंगू की केसेस हर साल बढ़ रही हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो ब्राजील और साउथ अमेरिकन कंट्री सबसे ज्यादा अफेक्टेड है डेंगू। तो डेंगू है क्या, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक मॉस्किटो जिसका नाम एडिस एजिप्टी, उसमें वो काटती है तब होता है। ये ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन होता है तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर, सीवियर हेडेक, मसल जॉइंट पेन, धीरे धीरे बढ़ता है, वॉमिटिंग, पेन, आंखों के अंदर पेन और रैशेस, और कुछ कुछ केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो डेथ भी हो सकती है। इसमें क्या गिरता है, तो इसमें प्लेटलेट्स गिरते हैं।
ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से कि डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लग जाती है और यही मेंटेन करना पड़ेगा, अगर गिरती रह गई ना तो यही डेथ कर देती है बाद में। दूसरी चीज ये है कि लैंसेट स्टडी ने भी कहा है कि अभी डेंगू के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो पहले इंडिया की सिचुएशन देखते हैं। इंडिया में सर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो पहली चीज तो क्लाइमेट चेंज है उसके वजह से। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो डिजीज जो ये डेंगू की है वो सिर्फ 8 स्टेट्स में ही नहीं और भी ज्यादा वो वाली जगहों में हो रहा है जहाँ पहले कभी होता नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में पहली बार केसेस देखी गई हैं, तो एक बहुत चिंताजनक चीज है। अब रीजन क्या है, तो पहला रीजन दे रहे हैं अर्बनाइजेशन, दूसरा दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज, तीसरा दे रहे हैं मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखो अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, जब अर्बन लोग पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए, लोग शहरों में ज्यादा जाने लगे, तो वहां पे क्या होता है ना कि जो मस्कीटोज हैं वो क्लीन स्टैग्नेंट जो वहाँ ठहरा हुआ पानी है ना उसमें अपने बच्चे अंडे देते हैं, और यहीं पे क्या होता है, यहीं से बढ़ता है वो डेंगू का खतरा। अभी दिल्ली को देख ले, तो दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है तो ऐसे आपको पता गटर बन जाता है। अब वहां पे क्या होगा, कौन रहेंगे, मच्छर ही रहेंगे ना, और यही मच्छर जो है वो डेंगू करते हैं स्पेशली मानसून के बाद। दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मस्कीटोज है ना वो लोग अच्छे से ब्रीड कर पा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ा पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और इस वजह से वहां पे ब्रीड कर पा रहे हैं जहां पहले नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लद्दाख ने पहली बार कोई ऐसा केस देखा है, किसका, डेंगू का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि टेम्परेचर जो बढ़ा है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये मॉस्किटोज को स्प्रेड करने में डेंगू ज्यादा हेल्प कर रहा है, वायरस का ट्रांसमिशन भी स्पीड बढ़ गया है, तो बड़ी खतरनाक चीज है। और लोगों का मूवमेंट बढ़ा है, जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आए हैं, नया चेंज आए जन, तो लोगों ने अपने साथ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे वो मूवमेंट करते हैं साथ साथ ये डेंगू वायरस भी लेके आते हैं। और डेंगू के अलावा और भी कोई कुछ खतरे बढ़े हैं, किसके, चिकनगुनिया और जीका वायरस के। ठीक है, ये भी ट्रांसमिट होता है सेम वेक्टर से ही, यानी अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जीका वायरस और चिकनगुनिया ये दोनों कौन करता है, तो एडिस मस्किटो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, ये हो गया आपका प्रीलिम का चीज, मैं स्पेशली बता देती हूँ आपको प्रीलिम के लिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। अब डेंगू के बारे में कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो सबसे बड़ा प्रिवेंशन तो ये है कि पानी कहीं पे भी कलेक्ट नहीं होके रहना चाहिए, पॉट वॉट में कहीं भी कलेक्टेड नहीं होना चाहिए, बर्ड बाथ कहीं भी नहीं, पानी रहे उसको उसी समय निकाल दो। ठीक, उसके अलावा WHO रेकमेंड करता है 2 वैक्सीन, एक तो डेंग वैक्सिया जो कि सनोफी का है, और दूसरा क्यूडेंगा। पर हाउएवर दीज हैव नॉट रिसीव्ड अप्रूवल इन इंडिया, अभी इंडिया में इसको अप्रूवल नहीं मिला है, पर ये 2 वैक्सीन WHO रेकमेंड करता है, यानी कि अब आपको पता चल गया डेंगू के लिए भी वैक्सीन है। तो ये कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ मैंने लिख दिया, आप पढ़ लेना अपने PDF में डेंगू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो इसमें नहीं है, जैसे कि डेंगू जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस की वजह से होता है। उसके अलावा ये कौन से वायरस किस फैमिली का है, तो फ्लैवी वायरस फैमिली का है, ये फ्लैवीविरिडे फैमिली का है ये डेंगू वायरस। ठीक है, और ये जो है ये डेंगू जो है वो फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्टी करती है। तो ये सारी कुछ चीज जो इसमें नहीं थी वो मैंने एडिशनली डाल दी आप लोगों के लिए। दूसरा इसी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है कि साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज आ गया है। साउथ अफ्रीका वन ऑफ द वर्स्ट फॉरेस्ट फायर देखा है अपने डेकेड का। फॉरेस्ट फायर क्या होता है, कुछ जहाँ बहुत जंगल होते हैं, जैसे साउथ अमेरिका में बहुत जंगल है, तो वहां पे क्या होता है ना, उसकी जमीन जो होती है ना उसमें बहुत सारे घास होते हैं, गर्मी की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे आग लग जाती है नेचुरली, कोई लगा के नहीं जाता है। लेकिन ये फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है ना, जहाँ पे ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया जैसे कंट्रीज है, वहां पे इतनी ज्यादा एकड़ों में, मिलियन ऑफ एकड़ों में आग लगी हुई है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति ब्राजील की है, क्योंकि इस कंट्री में 60% से ज्यादा जो होम टू ऑल द कंट्रीज ऑफ बर्निंग फायर, मतलब वर्ल्ड में जितने बर्निंग फायर की केसेस है वो यहीं पे ब्राजील में ही हो रही है। ठीक है, और ब्राजील के अलावा अगर अपने इंडिया में भी इस बार उत्तराखंड में आग लग गई थी तो फिर अमेजोन में हम कहाँ ही जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा पंतानल वेटलैंड्स भी काफी अफेक्टेड है। अब देखो ये पंतानल वेटलैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग कि ये किधर है, ये प्लीज ये वाला तो आप जरूर आंसर करना, आपके बहुत बहुत हेल्प करेगा ये।
तो इससे आपको पता चल रहा है कि केसेस बढ़े हैं। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं कि एक्सपोजर स्मोक से, अब होता क्या है कि जब इस तरह से आग लगती है ना तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। एक तो वहाँ के जानवरों को तो प्रॉब्लम है ही है, उनकी जान जा रही है, स्मोक की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, बहुत लोगों को, बच्चों के प्रीमेच्योर डेथ होने लगते हैं, लोगों के प्रीमेच्योर डेथ होने लगते हैं, एयर पोल्यूशन तो खराब होता ही होता है, इतनी सारी चीजें। अब ये रीजन क्या है कि साउथ अमेरिका में इतने ज्यादा फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं? तो पहला रीजन तो ये है कि वहाँ के लैंड्स, लोग एज इट इज, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो इंटेंशनली बर्न करते हैं लैंड को टू कल्टीवेट देम, और इससे क्या होता है वहां पे जब वो उसको बर्न करते हैं ना, वो फायर एस्केप कर जाता है फॉरेस्ट में, ठीक है, इस वजह से बहुत इशू होता है। उसके अलावा दूसरी चीज है एल नीनो। एल नीनो के वजह से गर्मी बढ़ी, गर्मी के वजह से क्या हुआ कि फॉरेस्ट फायर जो है और भी रीजन्स में स्प्रेड कर गया, तो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर हो गया। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग ने तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है, चाहे वो डेंगू के केस हो चाहे किसके, तो एक एल नीनो हो गया, एक ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और दूसरा इंटेंशनली जो बर्न करते हैं। तो 1 2 3 यही रीजन है। तो इससे हम लोग को अपने कंट्रोल में रखने की जरूरत है। अब ये देखो, ये रहा आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्राजील है, यहीं पे फॉरेस्ट फायर वाला इशू हो रहा है। अब जो कल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था मालाबार एक्सरसाइज का, उसका आंसर जापान था, और बहुत लोगों ने वही आंसर दिया कमेंट सेक्शन में, सो कांग्रेचुलेशंस, सही आंसर है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इसमें से कौन सी कंट्री अमेज़न बेसिन में नहीं लाई करती है, ठीक है, डज नॉट है, ठीक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी नहीं लाई करती है। तो दिस वाज द न्यूज फॉर टुडे, और अब वैकेंसी भी आ चुकी है, अपनी जी जान लगाइए, और इस सेशन को 2x पे लगा के फॉर प्रीलिम्स पर्पस बस बीच में सुनिएगा, खाते वक्त पीते वक्त जो भी आपको टाइम मिले, ताकि आपकी पढ़ाई का फ्लो मेंटेन रहे। थैंक यू।